अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम चल रहा है हमारा। और पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने कपल और उसके फॉर्मूले की जो डेरिवेशन थी वो काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की थी। और फिर आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है वो आपके पास सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और आखिरी चीज़ जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इसकी टाइप्स हो गई, इसकी कंडीशंस हो गई, एग्जांपल्स के ज़रिए से जो इसकी टाइप्स हैं उसको भी जो है हम लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए ये हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। जिसके बाद अगर हम लोग इस टाइटल को देखें इस चैप्टर के, तो टॉर्क वाला जो पोर्शन था वो तो हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर, जिसमें हमने टॉर्क से रिलेटेड पहले लेक्चर के अंदर सारी की सारी चीज़ें देख ली थी, और दूसरे लेक्चर के अंदर वही टॉर्क से रिलेटेड जो हमारे पास कपल था वो भी हम लोगों ने देख लिया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इक्विलिब्रियम और इससे रिलेटेड जो 2 चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज की इस वीडियो के अंदर वो देख लेंगे। और फिर सबसे आखिरी जो हमारे पास लेक्चर रह जाएगा, लेक्चर नंबर शायद वो जो होगा वो 4 होगा, उसके अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम वाला जो पार्ट है, एंगुलर मोमेंटम वाला जो पार्ट है, एंगुलर मोमेंटम और इसकी कुछ डेरिवेशन है, वो अगले लेक्चर के अंदर जो हम लोग करेंगे, जो कि आखिरी लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास से। और इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना इसकी, सेंटर ऑफ मास की भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग मैट्रिक क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। और अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे इसका। अच्छा, ये वाला जो लेक्चर होगा, फिर ये वाला लेक्चर नंबर जो है वो आपके पास 3 होगा। और फिर स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास की अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो आपकी बुक के अंदर क्या डेफिनेशन बताई हुई उन्होंने, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर कोई मखसूस या स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट, वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी, टोटल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट, एक ऐसा पॉइंट, अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे टोटल मास ऑफ द बॉडी क्या करे, कंसंट्रेट करे, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोल रहे होते हैं। फिर आगे जो है वो समझाने के लिए कुछ चीज़ें जो उन्होंने और बताई हुई हैं कि एंड ऑल द अप्लाइड फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, कि जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लगाई जाएँ वो उसी पॉइंट के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही हूँ, उसी पॉइंट के अराउंड या अबाउट ही एक्ट कर रही हूँ, तो वो वाला पॉइंट जो होता है वो आपके पास सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो है वो समझाने के लिए, फिर समझने के लिए कि सेंटर ऑफ मास असल में होता क्या है। असल में जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है कि किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट कि जिसके ऊपर उस तमाम बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा हो। मतलब आपके पास कोई बॉडी है, उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट होगा कि जिसके ऊपर उस बॉडी का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा होगा। मतलब अगर आप उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इट मूव्स द होल बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर आप उस पॉइंट के ऊपर, उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाओगे तो होल्ड करके अगर रखोगे तो वो तो जो है वो या तो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आ जाएगा, मतलब रेस्ट के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर टॉर्क वगैरह प्रोड्यूस नहीं होंगे, मतलब वो घूमेगा इस तरह से, जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। जब आप उस पॉइंट के ऊपर हाथ रख दोगे या फिर कोई ऐसी फोर्स लगा दोगे तो वो या तो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा, और फिर जब आप उसके ऊपर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में जब बढ़ाओगे उस फोर्स को, तो वो पूरी की पूरी बॉडी को उसी डायरेक्शन के अंदर लेके जो है वो मूव कर रहा होगा। अब इसकी अगर एक छोटी सी जो है हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करें, जो बचपन में भी आप लोगों ने काफ़ी बार जो है वो करके दिखाई होगी अपने दोस्तों को, और आपके दोस्तों ने भी आपको जो है करके दिखाई होगी। तो ये हमारे पास जो है वो फिज़िक्स की बुक है, ठीक है, एक बुक है। अब ये पूरी का पूरा जो है मास है, ठीक है, इस बुक का कुछ ना कुछ जो है मास होगा। अब हमें बताएं कि सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, इस बुक का मास किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट कर रहा होगा कि जो इस बॉडी का या फिर इस वाली बुक का जो है सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो फ़र्ज़ करो कि ये बुक है, मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी पॉइंट के ऊपर इस बुक के फोर्स लगाता हूँ अपनी उंगली से,
ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मैं जो है फोर्स लगा रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ से छोड़ दूँ तो ये गिर जाएगी, अपनी पोजीशन को जो वो चेंज कर देगी। और इसके ऊपर फोर्स लगाने से भी क्या हो रहा है कि इसके अंदर मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है या फिर इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये आपके पास इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं है। फिर यहाँ पे जो है वो लगा के चेक करो तो यहाँ से भी जो है वो इसी तरह से होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर के अंदर होगा या फिर दरमियान के अंदर होगा, और वो हमें जो है वो निकालना आता है। मतलब आप अपने अंदाजे से जो है वो पहचान सकते हैं। तो अंदाजे से आप लोग जो है वो चेक करते रहोगे कि कहाँ पे ये वाली जो बुक है वो इक्विलिब्रियम के अंदर, ये रेस्ट के अंदर जो है वो आ रही है। और जब आपको वो पॉइंट मिल जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये रेस्ट के अंदर आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने जो है वो फोर्स लगाई अपनी उंगली से और देखा कि ये जो है ये रेस्ट के अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ये आजा भाई, चले 2 उंगलियों से कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो है वो ये रेस्ट के अंदर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी की पूरी बुक का जो मास था वो इस वाले पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है। कैसे पता लगा कि मैंने नीचे से जो है फोर्स लगाई तो ये बुक जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी बुक का मास जो है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा था। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं ऊपर की डायरेक्शन में तो ये जो पॉइंट है ये पूरी की पूरी बॉडी को, होल बॉडी को जो है वो अपने साथ लेके मूव कर रहा होगा। जबकि दूसरे पॉइंट्स के ऊपर ऐसा नहीं है। जब दूसरे पॉइंट्स के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वो पूरी बॉडी को लेके नहीं जा रहा, बल्कि क्या कर रहा है कि वो इसकी पोजीशन को पूरा चेंज कर रहा है या फिर उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है वो इसको रोटेट करवा रहा है या फिर इस तरह से इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहा है। तो सिंपली सेंटर ऑफ मास क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट, और तमाम बॉडीज़ का जो है वो अपना अपना सेंटर ऑफ मास होता है। किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट कि जिसके ऊपर उस बॉडी का पूरा मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा हो, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। इसी तरह बोल रहे हैं कि सिमिलरली द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम लाइज। और आगे जो है वो यही वाली बातें हैं उनको समझाने के लिए। ये वाली जो बात की है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने सिर्फ एक बॉडी के लिए की है, ठीक है, वन बॉडी, अगर आपके पास सिर्फ एक बॉडी हो। ये वाली जो बात है वो लोग बता रहे हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा बॉडी हो जाए, 2 या 3 बॉडीज़ हो जाए, ठीक है, या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके पास बॉडीज़ आ गई। अब उन बॉडीज़ का भी जो है वो आपके पास एक सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। इस आपके पास जो है वो 3-4 इस तरह से बॉडीज़ हैं, और इन 3-4 जितनी भी बॉडीज़ हैं इनको आप अगर एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो इस सिस्टम का भी एक सेंटर ऑफ मास जो है वो आपके पास होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे इन्होंने बताई भी, और निकालते किस तरह से सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो भी यहाँ पे जो है हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू या फिर जो फार्मूला है इसका वो यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपके पास बॉडीज़ हो तो उनका भी सेंटर ऑफ मास जो है वो होता है, और वो वही पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर उस पूरे के पूरे सिस्टम का क्या मास जो है वो लाई कर रहा हो या फिर मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा हो, ठीक है। जनरली द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द बॉडी इज़ इट्स सेंटर ऑफ मास। आमतौर पे क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब कि जैसे आपके पास जो है ये सर्कल है, तो इस सर्कल का ज्योमेट्रिकल जो आपके पास सेंटर होगा वो ये वाला सर्कल इसका सेंटर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो है ये कोई स्क्वायर वाली शेप है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो ये डायगोनल का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा ये होगा, तो यही इसका जो है वो सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसी तरह से आमतौर पे क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है बॉडीज़ का वही हमारे पास उनका क्या कहला रहा होता है, सेंटर ऑफ मास। जैसे अभी हमने इस बुक के अंदर भी देखा, ये एक रेक्टेंगल है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास अगर आपको आसानी से कैलकुलेट करना है तो आप क्या करें कि इसके डायगोनल्स को आपस में क्रॉस करवाएं, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही वाला जो पॉइंट होगा वो आपके पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा इस वाली बुक का, ठीक है। तो ये आपके पास एक और पॉइंट आ गया कि किस तरह से निकाल सकते हैं। अब इन केस ऑफ 2 बॉडीज़, अगर आपके पास 2 बॉडीज़ हो जाए, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने सिर्फ 2 बॉडीज़ जो है वो कंसिडर की हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास को देखने के लिए, पहचानने के लिए, फिर किस तरह से निकालते हैं वो समझने के लिए। तो फर्ज करो कि आपके पास 2 बॉडीज़ है, एक M1 है और एक जो है आपके पास M2 है, मतलब एक बॉडी का मास M1 है और एक बॉडी का मास जो आपके पास M2 है, विद कोऑर्डिनेट्स
x1 एंड x2। फर्ज करो कि ये सिर्फ x एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास पड़े हुए m1 जो ये रहा, m2 जो आपके पास ये रहा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, अब सेंटर ऑफ मास इन दोनों सिस्टम का, इन दोनों सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ये जो दो आपके पास चीज़ें हैं, बॉडीज़ हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो निकालने के लिए सबसे पहले तो वैसे अगर आप लोग देखें कि इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जाहिर सी बात है कि इन बॉडीज़ के बाहर कहीं पे लाई कर रहा होगा। मतलब इन दोनों को अगर आप लोग कंसीडर करें एक साथ, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इन दोनों बॉडीज़ के बाहर कहीं पे लाई कर रहा होगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो ऐसा लाजमी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा बॉडी के अंदर ही मौजूद हो, वो बॉडी के बाहर भी मौजूद हो सकता है। एग्जाम्पल इसकी जो है वो ये सर्कल है। फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक जो है वो रिंग है, आपके पास एक रिंग है इस तरह का, या फिर एक जो है वो होलो पाइप है। इसका मटेरियल जो है वो सिर्फ यहीं पे ही है, ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो सिर्फ यहाँ पे है, अंदर से ये होलो है, खाली है, अंदर से ये खाली है। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो जाहिर सी बात है क्योंकि ये एक सर्कल है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहीं सेंटर के अंदर ही होगा, मतलब इसी पॉइंट के ऊपर होगा। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बॉडी तो सिर्फ यहाँ पे ना, ये वाली बॉडी है, ये जो पॉइंट है बॉडी से बाहर है कहीं पे। तो इस तरह से भी हो सकता है कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है या फिर ये वाला जो पॉइंट है ये बॉडीज़ के बाहर भी लाई कर सकता है और बॉडीज़ के अंदर भी लाई कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी की शेप क्या है। अब अगर हम लोग दो बॉडीज़ को जो है वो देखें, कंसिडर करें दो बॉडीज़ को, तो ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ये पूरा हमारे पास जो है एक सिस्टम है। तो इन दोनों सिस्टम का जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, वो कैसे निकालेंगे? विल बी द अर्थमेटिक वेटेड मीन ऑफ पोजीशंस ऑफ बॉडीज़। अर्थमेटिक वेटेड मीन जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। मतलब ये तरीका होता है आपके पास निकालने का कि जो दो बॉडीज़ है उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आप जो है वो जो इसका मास है m1 उसको इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, प्लस इसका जो मास है उसको इसके कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। जैसे फ़र्ज़ करो कि ये जो है ये पॉइंट था आपके पास 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ कहीं 2 है और यहाँ जो है वो आपके पास 3 आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और मास जो है वो इसका 2 है और इसका जो है वो चलें इसका जो है वो 4 है और इसका जो है वो आपके पास 2 है kg के अंदर। तो अगर आपको जो है वो सेंटर ऑफ मास निकाल के बताना है कि कहाँ पे होगा, तो क्या करो कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और नीचे जो है वो आप लिख दो 4 + 2। नीचे क्या लिख दोगे? 4 + 2। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 1 + 2 × जो है वो आपके पास 3, ठीक है, और नीचे जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 और प्लस का 2, ये ऊपर हो जाएगा 4 प्लस का 6 और अपॉन में जो है वो आपके पास 4, ये दोनों ऐड होंगे तो 6 हो जाएगा, 10/6। और इसे जब आप लोग जो है वो डिवाइड करोगे तो तकरीबन 1.5 करके कुछ आंसर आ रहा होगा, 1.5 होगी या फिर 1.6। उसका मतलब कि ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये आपके पास क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। एक्स एक्सिस के ऊपर, चूँकि दोनों बॉडीज़ दोनों सिस्टम जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो एक्स के ऊपर जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या आएगा? 1.6 या फिर 1.5 या फिर इसी तरह से जो है वो इन दोनों के दरमियान में कहीं पे आ रहा होगा। तो ये तरीका होता है आपके पास सिस्टम ऑफ बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास जो है वो और भी फार्मूलेज हैं। इन स्पेस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मासेस। मतलब अगर एक या दो से ज़्यादा आपके पास अगर मासेस हैं, अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 का देखा ना, अब अगर 2 से ज़्यादा मासेस हो जाए, ये हम लोग जो है यहाँ पे मिटा देते हैं और मज़ीद जो फार्मूला है उनको जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उनके जो फार्मूलाज हैं वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स हुए तो फिर एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर वो सारे के सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं तो एक्स के ऊपर सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है कि समीशन ऑफ mi मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई और डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ mi, ठीक। और इसका मतलब वही है कि जो मास है हमारे पास उन बॉडीज़ का m1, समीशन का मतलब क्या है कि जितने भी हैं उनको ऐड कर दो, m × x1 + m1 × x1 + m2
यानी कि दूसरे वाले जो बॉडी है उसका मास, और जिस पोजीशन के ऊपर वो पड़ा हुआ है एक्सिस के ऊपर, वो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई में। फिर इसी तरह m3 इंटू x3 और करते करते ये जो है आगे तक जा रहा है, जितने भी आपके पास जो है पार्टिकल्स मौजूद है। और अपॉन में क्या चल रहा होगा, समीशन ऑफ m और साथ में i जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को 1 2 3 4 5 और आगे n तक। ठीक है, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस इस तरह से आगे जो है वो इस तरह से जा रहा होगा। इसका मतलब ये है, इसको हमने शॉर्ट करके जो है यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह अगर y एक्सिस के अंदर देखें तो y के ऊपर अगर आपने सेंटर ऑफ मास देखना है, अगर बॉडीज जो है वो y एक्सिस के अंदर मौजूद है, तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आपके पास क्या आएगा, समीशन ऑफ mi इंटू वाई, आई और मतलब उसका भी जो है वो सेम है, और अपॉन में जो है वह mi इसी तरह से। और अगर z के ऊपर देखना है तो जो फार्मूला आएगा वो आपके पास क्या आएगा, m समीशन ऑफ mi, और यहाँ पे y की जगह पे अब जो है वो सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, zi और अपॉन में समीशन ऑफ mi। तो ये आपके पास जो है वो फार्मूलाज है, और इतनी ज़्यादा इसकी डिटेल के अंदर जो हम लोग नहीं जाते हैं, बस जितना समझना था वो हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर हम लोग दूसरी चीज़ की बात करें जो कि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तकरीबन सेम चीज़ है, बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, अच्छा ये वाली चीज़ जो है वो हम लोग मिटा देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम लोग डेफिनेशन को देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है, अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसी तरह से लिख देते हैं जैसे हमने पीछे सेंटर ऑफ मास की लिखी थी, अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ बॉडी वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेट। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी बॉडी के अंदर कि जहाँ पे उस बॉडी का पूरे का पूरा वेट जो है वो लाई कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक ऐसा ख़ास पॉइंट किसी भी बॉडी के अंदर जहाँ पे उस पूरी की पूरी बॉडी का वेट लाई कर रहा हो, या फिर वेट जो है वो कंसंट्रेट कर रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसके अंदर जो है वो निकालने के उन्होंने कुछ तरीके भी बताए हमें, और ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास, अगर फ़र्ज़ करो कि कोई भी बॉडी है, ये आपके पास जो है एक बॉडी है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, हमें पता है कि इसके हर पॉइंट के ऊपर इसके अंदर बेतहाशा जो है वो पॉइंट्स मौजूद होंगे, और इसके हर पॉइंट के ऊपर जो अर्थ है, ये अर्थ की जो है वो सरफेस है, ये फिर समझ लो कि ये अर्थ है, तो अर्थ जो है वो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रही होगी नीचे की तरफ, है ना, ये तो सबको पता है कि अर्थ जो है वो हर पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट से इसको जो है वो नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच रही होगी एक फोर्स के साथ, और उस फोर्स को ही हम लोग जो है वो वेट की फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी तमाम पॉइंट्स के ऊपर वेट की फोर्स जो है एक्ट कर रही है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि ये जितनी भी हमारे पास पॉइंट से वेट की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, इन तमाम की तमाम जितनी भी ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इनसे लाइन ऑफ एक्शन आप जो है वो बनाओ, और वो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उन इंटरसेक्शन जहाँ पे मतलब इन तमाम पॉइंट्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस की इंटरसेक्शन हो रही है, उस पॉइंट को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, डेफिनेशन तो यही वाली है, समझने के लिए हम लोग जो है वो इस वाली पॉइंट को कि द इंटरसेक्शन ऑफ, इसको भी लिख लेते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, वेट की, ठीक है, फोर्स कौन सी है यहाँ पे, वेट की, आपके पास क्या कहलाता है, ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, दैट इज वेट, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसको समझने के लिए हम फ़र्ज़ करो कि अपनी मैट्रिक क्लास वाला वही वाली जो एग्जांपल है उसको हम लोग लेट करते हैं कि आपके पास एक इर्रेगुलर शेप बॉडी है, ठीक है, कुछ इस तरह की, जो कि आपके मैट्रिक क्लास के अंदर भी जो उन्होंने बताई भी थी। 3 पॉइंट्स इसके ऊपर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये आपके पास पॉइंट सी हो गया।
अब ये आपके पास अर्थ है और हमें पता है कि इस पॉइंट से जो वेट की फोर्स लगेगी वो कुछ इस तरह से लगेगी इसके ऊपर। तो ये क्या हो गई, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट ए की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी जो कि नीचे की तरफ जो है वो जा रही है। ठीक है, ये हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया इस तरह से नीचे की तरफ। या फिर इसे अगर आप रियल लाइफ में भी करना चाहो तो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स के ऊपर सुराख करो, इस वाले पॉइंट से बॉडी को हैंग कर दो ऊपर और उस धागे को जो है वो नीचे देखो, या फिर इसी पॉइंट से जो आप नीचे देखो कि स्ट्रेट जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ जाए एक स्ट्रेट लाइन मार के देखो कि जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है इसकी क्या बन रही है नीचे की तरफ। ठीक है, फिर इसको जो है रोटेट करो और रोटेट करने के बाद जो सी वाला पॉइंट है, ठीक है, सी वाला जो पॉइंट है उसको ऊपर इस तरह से बांध दो। अब ये वाला पॉइंट आपके पास क्या था, ए, ये वाला सी है और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास बी है। ए से आपने जो लाइन मार दी थी, ठीक है, इसके ऊपर जो आपने मार्क कर दिया। अब पॉइंट सी से जो है वो देखो कि नीचे की तरफ कहाँ पे जा रही है बॉडी, या फिर नीचे की तरफ जो वेट की फोर्स है वो कहाँ जा रही है। थोड़ी सी जो है मैंने टेढ़ी बना दी है और इतना तो जो है वो चलता है। अगर बिल्कुल प्रॉपर करना हुआ तो वो आप लोग जो है वो घर पे कर सकते हो कि मतलब इस तरह से जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। अब इसको दोबारा रोटेट करो और रोटेट करने के बाद क्या करो कि पॉइंट बी से जो है इसको बांध दो, या फिर पॉइंट बी से जो है वो देखो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो किस तरह से जा रही है। ठीक है, इसको जो है वो आप लोग कुछ इस तरह से बना दो कि अब जो है वो पॉइंट बी यहाँ पे आ गया हमारे पास, पॉइंट ए जो है वो आपके पास ये था, पॉइंट सी जो है वो आपके पास ये था, और पॉइंट ए से भी आपने लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, पॉइंट सी से भी जो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, और पॉइंट बी से अब जो है आपने लाइन ड्रॉ करके देखी कि अर्थ के ऊपर कहाँ पे जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा ये आपके पास क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी आप लोगों ने जो समझ लिया कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज जो कि आपके पास वेट की फोर्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब काफ़ी सारे केसेस के अंदर और तकरीबन सभी केसेस के अंदर अर्थ के ऊपर हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है और सेंटर ऑफ मास होता है, ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये कॉन्साइड कर रहे होते हैं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये दोनों के दोनों पॉइंट्स तमाम बॉडीज़ के अंदर, अगर आप यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हो, अगर आप यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हो, ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। तो अगर आप लोग यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद हो तो जब तक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद रहोगे, बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये दोनों के दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर रहे होंगे, दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो सेम होंगे। अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, मतलब अगर आप जो है वो यूनिफॉर्म वाले रीजन से एक्सेलरेटेड वाले रीजन के अंदर जा रहे हो, या फिर किसी ऐसे रीजन के अंदर जा रहे हो जहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल की वैल्यू है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म नहीं रह रही बल्कि चेंज हो रही है, तो फिर आपके पास जो है वो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप यूनिफॉर्म के अंदर रहोगे, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, कॉन्साइड होंगे, या फिर ये दोनों के दोनों पॉइंट्स सेम ही रहेंगे। अब इनके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जितना हम लोगों ने जैसे मास और वेट के अंदर डिफरेंस पढ़ा था। मास क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वो आप इस यूनिवर्स के अंदर कहीं भी चले जाओ सेम ही रहता है ना। और वेट के बारे में क्या पढ़ा था कि वेट जो आपके पास एक ऐसी फोर्स है कि जो अर्थ बॉडीज़ के ऊपर लगा रही होती है, या फिर वेट सिंपली जो एक फोर्स है जो अर्थ बॉडीज़ के ऊपर लगाती है उन्हें अपने सेंटर के ऊपर खींचने के लिए, और ये सेम नहीं रहता पूरे यूनिवर्स के अंदर। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते रहोगे, ये जो हमारे पास वेट की वैल्यू है ये चेंज होती रहेगी, मतलब आस्ते आस्ते कम होती जाएगी। तो जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये डिपेंड करता है वेट की फोर्स के ऊपर। ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारे पास बॉडीज़ का टोटल वेट जो है वो कंसंट्रेट कर रहा होता है, फिर वेट जो है वो लाई कर रहा होता है। अब जैसे जैसे आप लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आगे पीछे जाते जाओगे, वेट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, और जो ये वाला पॉइंट है ये भी जो आपके पास चेंज होता रहेगा। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा हमेशा आपके पास वही पॉइंट रहेगा जो कि तमाम तकरीबन जनरली जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है बॉडीज़ का। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट थे किसके, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। एक आखिरी चीज़ जो आज की इस वीडियो के लिए रह गई है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स और उसकी जो कंडीशंस हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। कंडीशंस वगैरह का तो आपको पता ही है, टाइप्स का भी आपको पता है। हम लोग थोड़ा एग्जांपल के ऊपर थोड़ा मज़ीद जो है वो टाइम देंगे। सबसे पहले अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें तो इक्विलिब्रियम होता क्या है।
इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है कि इफ़ अ बॉडी रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ़ अ बॉडी रेस्ट्स और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, then it is said to be in state of equilibrium। ये वही वाली स्टेट है, ये फिर ये वही वाली कंडीशन है कि जो हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर पढ़ी थी। अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो यही चाहेगी कि वो अपनी इस स्टेट को कंटिन्यू रखे। इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है उसको बॉडी चाहेगी कि वो अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट को कंटिन्यू रखे, कब तक कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाती हो। तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, एक रेस्ट की स्टेट होती है और एक जो है वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। तो ये दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर हमने फर्स्ट लॉ के अंदर क्या पढ़ा था कि कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती। फोर्स क्या होती है? नहीं लग रही होती। ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में नो एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही होगी। रेस्ट का तो समझ में आता है, ठीक है, रेस्ट का तो समझ में आता है कि रेस्ट के अंदर अगर बॉडी पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा यहाँ पे जो है नेट फोर्स लिखो, फोर्स तो लग रही होंगी लेकिन नेट जो रिज़ल्ट होगा उनका या फिर जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, वो नहीं लग रहा होगा। नेट फोर्स और एक्सेलरेशन जो दोनों की दोनों रेस्ट के अंदर तो समझ में आती हैं। सबसे पहले अगर इक्विलिब्रियम को समझें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन या इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है या फिर वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रही है, तो ये दोनों की दोनों स्टेट्स जब भी कोई बॉडी अपनाएगी या फिर जब भी कोई बॉडी इन दोनों की दोनों स्टेट्स में से किसी एक स्टेट के अंदर पड़ी हुई होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वाली जो स्टेट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। या फिर इसको इस तरह से याद कर लो कि नेट फोर्स जो होती है वो ज़ीरो होती है। जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाए, तो उस कंडीशन को या फिर इस वाली हमारे पास स्टेट को कि जिस स्टेट के अंदर हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर नेट या रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो के बराबर हो गई हो, तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम की स्टेट। ठीक है, रेस्ट का तो समझ में आता है कि जो हमारे पास नेट फोर्स है वो ज़ीरो कैसी होती है। फ़र्ज़ करो कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्सेज लग रही होंगी, डिफरेंट फोर्सेज लग रही होंगी। कौन कौन सी? एक वेट की फोर्स होगी नीचे की तरफ, लेकिन ये रेस्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो इस सरफेस की तरफ से एक और फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, जो कि नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है। अब फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन जो नेट फोर्स है या फिर जो रिजल्टेंट है इन फोर्सेस का वो ज़ीरो के बराबर है। तो तभी ये वाली जो बॉडी है ये आपके पास किसके अंदर पड़ी हुई? रेस्ट के अंदर। कैसे कि इस केस के अंदर आर और डब्ल्यू जो होगा या फिर जो वेट की फोर्स है और जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है ये दोनों आपस में बराबर होंगी और इन दोनों का जो नेट रिजल्ट है या फिर नेट फोर्स है, नेट फोर्स का भी हमें कॉन्सेप्ट पता है कि नेट फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, तो वो आपके पास जो है वो बराबर होगी या फिर वो जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो हमारे पास हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर है, तो नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हमारे पास मौजूद है। और नो एक्सेलरेशन मतलब कि आपके पास कोई नेट फोर्स ही नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। तो ये आपके पास पहला केस हो गया। फिर हमारे पास जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अभी इसकी जो हम लोग टाइप्स लिखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला रह गया हमारे पास, अभी इसकी टाइप्स लिखते हैं और वो दोनों टाइप्स जो है वो इन्हीं दोनों से बनाई हुई हैं। यहाँ पे लिख दो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो टाइप्स है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जो दूसरी आपके पास टाइप आती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम काफ़ी आसान सा टॉपिक है ये। स्टैटिक क्या है? रेस्ट वाला, और डायनेमिक क्या है? यूनिफॉर्म मोशन वाला या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला। डेफिनेशन इनकी जो है आप लोग खुद से पढ़ लेना या खुद से भी लिख देना कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड
स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन दिस टाइप ऑफ स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या फिर दिस टाइप ऑफ जो है वो आपके पास जो इक्विलिब्रियम की टाइप है वो कौन सी कहलाएगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम लोग एग्जांपल्स देखें, ठीक है, तो इससे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो आपके पास एग्जांपल्स है उसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स एग्जांपल्स हैं कि बुक्स या फिर बुक लाइंग ऑन टेबल, ठीक है, या फिर रेस्ट के अंदर आप लोग कोई सी भी चीज़ देख रहे हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं जो रेस्ट के अंदर खड़ी हुई हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी फोर्सेज लग रही हैं, लेकिन वो रेस्ट के अंदर मौजूद है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेट फोर्स जो होती है वो ज़ीरो हो गई होती है। ब्रिजेज़ हैं काफ़ी सारे, उनके ऊपर भी लगातार काफ़ी सारी फोर्सेज जो है वो लग रही होती हैं, लेकिन चूंकि उनकी नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है तो हम लोग बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर मौजूद है। इसी तरह जो है वो आपके पास लैडर यानी कि सीढ़ी, रेस्टिंग अगेंस्ट वॉल, ये दीवार है आपके पास और इसके साथ आपने जो सीढ़ी लगाई हुई है इस तरह से ज़मीन के साथ, तो ये भी रेस्ट के अंदर मौजूद है। हालांकि फोर्सेस इसके ऊपर भी लगेंगी जब आप इसके ऊपर चढ़ोगे, लेकिन चूंकि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है या फिर बाज़ार में ही जो है रेस्ट के अंदर दिख रही होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर मौजूद है या फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर मौजूद है। तो ये आपके पास होगी पहली टाइप जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। दूसरी क्या है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम, या फिर इसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, डायनेमिक या फिर काइनेटिक। यहाँ पे लिख दो छोटा सा कि इसको हम लोग काइनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और या तो इसे आप लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है। अब अगर इसकी हम लोग एग्जांपल देखें या फिर इसको समझें भी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर आ रही होती है, फिर इक्विलिब्रियम के स्टेट के अंदर कैसे होती है, और उसके अंदर ये वाली चीज़ कैसे जो है वो फुलफिल हो रही होती है कि नेट फोर्स जो है वो आपके पास ज़ीरो के बराबर हो, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, या फिर उसके अंदर जो है वो नो एक्सेलरेशन हो। तो नो एक्सेलरेशन वाला जो केस है ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और काफ़ी बार हम लोग पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर जो है हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, और मैट्रिक के अंदर भी की थी कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है वो ज़ीरो होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है वो है ही यही कि चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, तो अगर चेंज नहीं आ रहा, यूनिफॉर्म है, उसका मतलब क्या हुआ कि नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन तो आपको पता है, और इसके केस भी आपको काफ़ी सारे पता है कि एक गाड़ी जो है वो इस तरह से मूव कर रही हो रोड के ऊपर, और उसके ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही हो वो बराबर हो, ठीक है, नेट फोर्स उसके ऊपर ना लग रही हो, नेट फोर्स जो है बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो, तो तब उसकी उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाती है, और जो आपके पास नेट फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। एक कार है जो स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसे जो आप लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक कार स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही हो, स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही हो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही हो, तो हम बोलते हैं कि ये जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही। अब कैसे होगा ये, या फिर कैसे होता है ये, फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास कार है और ये शुरुआत में जो इस तरह से मूव करना इसने स्टार्ट की, या फिर ये जो ये मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 20 मीटर पर सेकेंड की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या फिर स्पीड के साथ 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही। अब फोर्सेस तो फिर भी इसके ऊपर लग रही होंगी ना, एक इसकी इंजन की फोर्स होगी जो इसको ऊपर की तरफ या आगे की तरफ जो है वो खींच के लेके जा रही होगी इस तरफ, ठीक है। अब ये वाली जो इंजन की फोर्स है, फोर्स तो लग रही है इसके ऊपर, तो अब यहाँ पे सवाल तो उठ सकता है, ये सवाल आपसे कोई कर सकता है कि फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो रही, फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं हो रही। हमने तो सेकेंड लॉ के अंदर पढ़ा था न्यूटन के F = ma, अगर फोर्स लगेगी तो आपके पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, और उसकी स्टेटमेंट के अंदर भी आपने पढ़ा था कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन जो उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही, क्यों? क्योंकि इस फोर्स को, इस इंजन की फोर्स को
बैलेंस कर रही होगी एक और फोर्स जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन की फोर्स, जो कि इस टायर और रोड के दरमियान होगी। ठीक है, जब ये दोनों की दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो जाती हैं, जब ये दोनों की दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो जाती हैं, फर्ज करो कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन की है और जो फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है टायर और रोड के दरमियान ये भी 10 न्यूटन की हुई हुई है। ठीक है, ये भी 10 न्यूटन की हुई हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर होंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और दोनों है भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, एक इधर एक इधर। नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म, दोनों तरफ से जो है बराबर बराबर बंदे, ये बराबर बराबर फोर्स से जो है वो एक चीज़ को खींचा जा रहा है। तो ये जो बॉडी होगी ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही होगी, जो यूनिफॉर्म स्पीड इसने जो है वो शुरुआत के अंदर अटेन की होगी। ठीक है, जो मतलब शुरुआत के अंदर इसने अटेन की होगी 20 मीटर पर सेकंड की, उसी स्पीड के साथ जो है इस तरह से आगे मूव कर रही होगी। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि नेट फोर्स भी ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। और जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो भी बिल्कुल जो है वो यहाँ पे नहीं होगी प्रोड्यूस, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर या फिर अनबैलेंस फोर्स जो लग ही नहीं रही, या फिर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यहाँ पे नहीं लग रही, जो कि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर भी पढ़ा था कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, यूनिफॉर्म से अगर जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाना चाह रही है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल होगी। इसी तरह की दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर भी डिस्कस की थी। एक एग्जाम्पल पैराशूट वाली, और शायद वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी डिस्कस करके आ चुके हैं। दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पैरा ट्रूपर या पैराशूट की, इसमें कौन सी दी हुई है? पैरा ट्रूपर की है, पैरा ट्रूपर की। पैरा ट्रूपर की एग्जाम्पल है कि फॉलिंग थ्रू अ पैराशूट। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही जो है समझ लेते हैं, शायद आपकी बुक के अंदर कहीं ना कहीं जो है आपको मिली भी हो। समझना जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पैराट्रूपर की एग्जांपल क्या है कि एक जहाज़ से जो है वो बंदा छलांग मारता है जब, ठीक है, बंदा जब जहाज़ से छलांग मार रहा है, ये जहाज़ जा रहा था और यहाँ से एक बंदे ने छलांग मारी। अब क्या होगा कि जो वेट की फोर्स है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगी, वेट की फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगी, और फोर्स से क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अभी एक ही फोर्स लग रही है इसके ऊपर क्या है? सिर्फ एक फोर्स लग रही है, और जो फोर्स है वो इसके ऊपर जब लगेगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। वो एक्सेलरेशन कितनी होगी? हमें पता है कि वो जी होगी, जो कि एक कांस्टेंट है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बंदा है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब क्या कि हर सेकंड के अंदर इसकी जो स्पीड होगी उसके अंदर कितना चेंज आएगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी उसके अंदर कितना चेंज आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। यही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि पर सेकंड किसी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें दी हुई है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इस जहाज़ से, इस हेलीकॉप्टर से छलांग मारेगा, हर सेकंड के अंदर इसकी स्पीड जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो रही होगी। पहले सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड के अंदर कितनी होगी? 19.6, और फिर करते करते आस्ता आस्ता जो है वो बढ़ रही होगी, ये गेन कर रहा होगा, स्पीड जो है वो आस्ता आस्ता गेन कर रहा होगा जैसे जैसे ये अर्थ के नज़दीक आता जाएगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो कि 3-4 सेकंड गुजरे, इसकी जो वेलोसिटी है वो तकरीबन पहुंच गई, अंदाज़न लगा लेते हैं हम लोग 30 मीटर पर सेकंड तक। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड तक इसने वेलोसिटी गेन कर ली। अब इसने क्या किया कि पैराशूट खोल दिया, और पैराशूट खोलते ही क्या हुआ कि एक अपथ्रस्ट की फोर्स लगना स्टार्ट होगी। अपथ्रस्ट की फोर्स जो कि पैराशूट के ऊपर इस तरह से लग रही होती है वो लगना स्टार्ट हो गई, और उसने बैलेंस कर दिया इसकी वेट की फोर्स को, यानी कि अपथ्रस्ट की फोर्स ने इसकी वेट की फोर्स को बैलेंस कर दिया। अब इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो अब हो गई ज़ीरो मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो गई, तो जो एक्सेलरेशन थी वो भी ख़त्म हो गई, नो एक्सेलरेशन। तो अब ये बॉडी चली जाएगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर और मूव करना स्टार्ट कर देगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो कि इसने गेन की थी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड की।
जब तक इसने ये वाला पैराशूट नहीं खोला था इसकी वेलोसिटी गेन होती जा रही थी, एक्सेलरेट कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे इसने पैराशूट खोला तो ये दोनों की दोनों फोर्सेज जो है आपस में बराबर हो गई, और अब ये जो है वो उसी 30 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी के साथ आहिस्ता 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 जो है वो नीचे जाएगा, और ज़मीन तक जब तक वो नहीं पहुंच जाता इसी वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो इस वाली एग्जांपल से आपका जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। और जो आपके पास ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हम लोग बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो वो किस तरह का सीन है, तो वो भी यहाँ पे आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह फिर एक और जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा है स्टोक्स लॉ अपने चौथे चैप्टर के अंदर, उसकी भी एग्जांपल आप लोग जो है वो ले सकते हो काइनेटिक या डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तीसरी जो एग्जांपल है वो स्टोक्स लॉ के अंदर जो हमने बॉल पढ़ी है, ठीक है, जो कि हमारे पास इस तरह का कोई सिलेंडर था, यहाँ पे विस्कस जो है वो आपके पास लिक्विड मौजूद था, और इसके अंदर अगर आप बॉल को ड्रॉप करो, ठीक है, तो बॉल जब ड्रॉप होगी इसके अंदर तो वेट की फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, और पानी की तरफ से जो है उसके ऊपर अपथ्रस्ट की फोर्स भी लग रही होगी। तो अपथ्रस्ट की फोर्स और पानी की जो हमारे पास फोर्स है, मतलब इसकी अपनी जो वेट की फोर्स है, ये दोनों जिस पॉइंट के ऊपर जाके आपस में बराबर होंगी, उस पॉइंट से लेकर नीचे तक जहाँ तक वो बॉल नीचे तक जाएगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगी, और वो भी जो है वो आप इक्विलिब्रियम की एग्जांपल के अंदर डाल सकते हो। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी टाइप्स और इसकी एग्जांपल्स थी, या इसकी जो टाइप्स थी उनको हम लोगों ने जो है वो एग्जांपल्स के ज़रिए से समझा है। अब आखिरी जो चीज़ है वो इसकी कंडीशंस हैं, और कंडीशंस वैसे अगर हम लोग ना भी करें तो आप लोगों को पता है, ठीक है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है और सेकंड कंडीशन क्या होती है, बच्चों वाली चीज़ें, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट कंडीशन होती है एक इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है, और एक जो होती है वो इसकी सेकंड कंडीशन होती है। ये आप लोग मैट्रिक की जो है वो वीडियो से देख लेना, या फिर आप जो खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाती है कब, कि व्हेन ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हम लोग बात अभी कर भी चुके हैं। पहली कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन बॉडी इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 यहाँ पे कर देते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि तमाम की तमाम जो फोर्सेस हैं किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं, वो उनका सम जो है वो अगर 0 के इक्वल जा रहा है, तो तब हम लोग बोलेंगे कि जो बॉडी है, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए क्या, ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 के इक्वल जाए। दूसरी फोर्स क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है बॉडी के अंदर वो भी 0 के इक्वल जाए, तो तब हमारे पास हम बोलेंगे कि कोई बॉडी किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। फिर यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी fx1 fx2 और करते करते आगे वो 0 के इक्वल जानी चाहिए। फिर बताओगे कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका जो सम है वो भी 0 के इक्वल जाना चाहिए। और टॉर्क के अंदर भी यही करोगे कि अलॉन्ग, या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो आपके पास टॉर्क है वो भी 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इन फोर्सेस की वजह से जितने भी लग रहे हैं वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, और क्लॉकवाइज भी जितने भी आपके पास टॉर्क्स हैं वो भी 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो तभी आपके पास कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। बाकी मज़ीद जो है वो इसके अंदर अगर डिटेल्स आप लोगों ने पढ़नी हुई तो वो आप लोग पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।